नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आप लोगों को पता है पिछला हफ्ता काफ़ी उठापटक भरा रहा है। एक बार फिर से फ़लस्तीन में जंग छिड़ी हुई है। हमास ने इज़राइल के ऊपर हमला किया, इसके बाद इज़राइल ने काउंटर रिटेलिएशन किया है। ये अभी चल रहा है, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। हमारी आज की जो चर्चा है इसी पर फोकस रहने वाली है। और जो मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हैं उनका मैं परिचय आप लोगों से सबसे पहले करवा दूं। मेरे साथ स्मिता हैं, हमेशा की तरह फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री पर आप लगातार उनको सुनते हैं, स्मिता शर्मा। स्मिता, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू अतुल। थैंक्स। हाय एवरीवन। इसके अलावा हमारे साथ आज एक ख़ास मेहमान जुड़ी हैं, आंचल बोहरा। आंचल कॉलमनिस्ट हैं, फॉरेन पॉलिसी के लिए लिखती हैं, पॉलिटिकोस के लिए लिखती हैं। इसके अलावा और भी कई सारे दीगर मीडिया इंस्टीट्यूशन के लिए खबरें और रिपोर्टिंग करती रही हैं। आंचल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आज आंचल से हम मिडल ईस्ट की जो क्राइसिस है, जो पूरी कंट्रोवर्सी है, उस पर विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। ORF पर भी इनके कई सारे लेख हैं इस मुद्दे से जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है आंचल आपका। थैंक यू अतुल। और साथ में मेरे साथी अवधेश कुमार। अवधेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। बहुत शुक्रिया। तो जो चर्चा के जो इस हफ्ते की सुर्खियां हैं उसके बारे में अवधेश आप लोगों को बताएं। उससे पहले दो बहुत ज़रूरी सी जानकारियां हैं, जल्दी मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक तो आप लोगों को पता है कि न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी का जो पूरा नया सब्सक्रिप्शन प्लान है वो इस समय चल रहा है और उसमें कई सारे बहुत ख़ास स्पेशल ऑफ़र्स इस समय दिए गए हैं। जैसे 3 महीने का जो सब्सक्रिप्शन था पहले 999 रुपये का था, वो 499 रुपये में है। और 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन पहले 1800 रुपये का था, वो 999 रुपये में उपलब्ध है। ये लिमिटेड पीरियड ऑफ़र है हिंदी न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर्स के लिए, तो आप न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा जो चर्चा आप सुन रहे हैं, बहुत जल्द ये चर्चा पे वॉल के पीछे हो जाएगी, तो इसके लिए भी आपको न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं आंचल जैसे, स्मिता जैसे और तमाम एक्सपर्ट जो हर हफ्ते चर्चा में आते हैं, उनकी तमाम जानकारियों से आपको रूबरू करवाते हैं, इनकी बातें को पूरी तरह से समझना है, मुद्दों को समझना है, तो फिर आपको जिस भी प्लेटफॉर्म पर, जिस भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर आप चर्चा को सुनते हैं, वहाँ पर आपको न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एक और छोटी सी जानकारी है और बहुत अहम जानकारी है, वो ये कि हमारा जो एनुअल इवेंट होता है, सालाना इवेंट द मीडिया रंबल, वो इस बार 21 अक्टूबर को होना है। इंडिया हैबिटेट सेंटर में होगा ये। और बहुत सारे इसमें पैनल्स डिस्कशन हैं, वर्कशॉप है, फिल्मों की स्क्रीनिंग है, नई टेक्नोलॉजी मीडिया से रिलेटेड जो है, उसमें देश विदेश के तमाम एक्सपर्ट हिस्सा लेंगे, उनसे आप जानकारियां ले सकते हैं। तो इसके लिए भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं। द मीडिया रंबल की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए एंट्री फ्री है, उनको एक मेल करना होगा। उसके लिए भी आप themediarumble.com की साइट पर जाएँ और वहाँ पर जाकर आपको सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल लिंक मिलेगा, उसके ज़रिए वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये दो मुख्तसर सी जानकारी थी जो आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी था। जैसा मैंने कहा कि चर्चा बहुत जल्द पेवॉल के पीछे जाने वाली है, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहें, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर लें। जो सुर्खियां हैं अवधेश, आप जल्दी अगर उनकी चर्चा कर दें, फिर हम अपना विषय जो है मुख्य उस पर बातचीत के लिए आगे बढ़ाएंगे। जी, बहुत अहम खबरें हैं इस सप्ताह की, तो मैं जल्दी इनको पढ़ देता हूँ। तो सबसे पहली सुर्खी हमारी, ईडी ने वीवो कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक चीनी नागरिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी 10 अक्टूबर यानी मंगलवार को हुई, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, यानी PMLA के तहत। ईडी ने पिछले साल फरवरी में इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। तब ईडी का आरोप था कि वीवो ने भारत में टैक्स बचाने के लिए 62,476 करोड़ रुपए को गैरकानूनी तरीके से चीन में ट्रांसफ़र किया था। ठीक बात। इसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। दूसरी सुर्खी पर आते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले दानिश अली पर विवादित टिप्पणी की थी रमेश बिधूड़ी ने। तो दानिश अली पर विवादित टिप्पणी मामले में विशेषाधिकार समिति की बैठक में रमेश बिधूड़ी नहीं पहुंचे। उन्होंने इसके लिए कुछ तय कार्यक्रमों का हवाला दिया और यह जानकारी भी सूत्रों से आई, जैसा कि पहले जब लोकसभा अध्यक्ष के सूत्रों से आई थी। जी बिल्कुल। तो ऐसी अगली सुर्खी है कि इजराइल
ने ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहा है और इस मामले में जो है अभी तक दोनों ओर से करीब 3,000 के आसपास लोगों की जो है वो डेथ हो गई है। मेरे जो ख्याल से आज की सब तक का सबसे डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट है ये हाँ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। जी। तो दूसरी सुर्खी भी यहीं से है कि इजराइल का कहना है कि बंधकों की रिहाई तक, जो बंधक बनाए गए हैं हमास की ओर से, उनकी रिहाई तक गाजा को बिजली और ईंधन पानी नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल पूरी तरह उस पर रोक कट लगा कर दी दिया गई। गया। जी। इसके अलावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस की एक एडवाइजरी आज जारी हुई है। उसमें उन्होंने कहा कि गाजा स्ट्रिप में जो रहने वाले हैं वो वहाँ से निकलकर साउथ गाजा की तरफ हाँ चले बिल्कुल जाएं, खाली करने के लिए बोला। क्योंकि अब वहाँ पर वो ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू करने वाली है। ज़मीन पर इजरायली फोर्सेस अब वहाँ पर जांच पड़ताल शुरू करने वाली हैं। और उनका ये कहना है कि ये बड़ी संख्या में जो हमास के मिलिटेंट्स हैं, आतंकवादी हैं, वो घरों में और टनल्स में छुपे हुए हैं और एक तरह से उनका शील्ड बन रहे हैं गाजा के लोग। तो उनको वहाँ से हट जाने को कहा है। और बाद में फिर जब एक बार उनका कहना है कि पूरा एरिया सैनिटाइज हो जाएगा, इसके बाद लोगों को फिर से वापस रहने के लिए अलाउ किया जाएगा। ये अभी इजरायली डिफेंस फोर्स का एक हालांकि एडवाइजरी। संयुक्त राष्ट्र ने उसमें इंटरफेयर किया, बोला कि ऐसा ना किया जाए। तो अगली सुर्खी है बिहार ट्रेन एक्सीडेंट अभी पीछे हुआ, जिसमें एक जुड़वा बच्ची थी, तो उनमें एक बच्ची और उनकी माँ और इनके समेत 4 लोगों की मौत हुई है इसमें एक्सीडेंट में। और जब ये हादसा हुआ तो उस समय 128 किलोमीटर प्रति घंटे से की रफ्तार से वो ट्रेन दौड़ रही थी। तब इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया और ये बुधवार रात की घटना है। मणिपुर के राज्यपाल ने वहाँ के नागरिकों से कहा कि धार्मिक स्थलों और विस्थापितों की संपत्ति को नुकसान न पहुँचाया जाए। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने बीते दिनों पढ़ी कि वहाँ जो विस्थापित लोग हुए हैं, उनकी जो संपत्ति है, जो उनके घर है, उनमें तोड़फोड़ की गई है, वहाँ से सामान हटाने की कोशिश की गई। इसके बाद ये उनकी टिप्पणी आई है। अगली सुर्खी है दिल्ली हाई कोर्ट ने आईआईटी के फेस्ट में डीयू की छात्राओं के कपड़े बदलते हुए वीडियो बनाने पर स्वतः संज्ञान लिया है। तो ये डीयू के भारतीय कॉलेज के छात्राओं का एक समूह था जो एक फैशन शो के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आईआईटी में आमंत्रित किया गया था। अगली सुर्खी है चुनावी बांड को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 31 अक्टूबर से सुनवाई करेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मसला स्मिता करीब इसको आए कितना 2017 में आया था इलेक्टोरल बॉन्ड, जब वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, और उन्होंने 18 में, और करीब 5 साल हो गए इस व्यवस्था को लागू हुए। अरबों रुपए चुनाव में अब तक इसके ज़रिए शामिल हो चुके हैं और ये याचिकाएं 5 साल पुरानी हैं सुप्रीम कोर्ट में। संविधान पीठ के पास है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पर सुनवाई करेगी। तो अब जाकर इस पर सुनवाई की तारीख दी है सुप्रीम कोर्ट ने। मेरी बात कुछ दिन पहले हो रही थी, मैंने एक इंटरव्यू भी किया एसवाई कुरैशी साहब, जो डॉक्टर एसवाई कुरैशी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको, और कि ये जो पूरा मसला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, इसमें जो ट्रांसपेरेंसी या जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात है, वो तमाम सारी चीज़ों को कैसे इसने एक तरह से और ओपैक कर दिया और गड़बड़ कर दिया है। तो लगता है कि इस मामले में देर हुई थोड़ा, और पहले इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए था। थोड़ा और नहीं, काफी पहले लेना चाहिए था। दिस शुड हैव बीन सॉर्टेड आउट बाय यस्टरडे। अभी भी ये तय नहीं है कि 31 तारीख को सुनवाई शुरू होगी, तो कब तक जो है ये मामला खत्म होगा, रफा दफा होगा, आखिर कब तक जजमेंट आ पाएगी। मतलब अब ये जो अगले चुनाव हो रहे हैं राज्यों में, वो चुनाव तो तब तक हो ही जाएंगे जब तक कोई फैसला आना है। अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव है, उसके पहले भी देखिए, भारत में आज की तारीख में हमारी इस पूरी की पूरी राजनीतिक सिस्टम में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो तमाम मसलों का जड़ है, वो है अगर आप आज सरकार के स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं हो रही है, लेकिन क्या पार्टियों में डायरेक्टली भ्रष्टाचार हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, क्या वहां पर ऐसे पैसे आ रहे हैं जिसके स्रोत के बारे में जानकारी नहीं है, और किसी एक पार्टी के लिए एक बड़ा हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आना जो कि बीजेपी के लिए आ रहा है, जैसे कि तमाम डेटा बता रहे हैं, बाकी दूसरे पार्टियों के अगर आप मुकाबले देखें, तो निश्चित रूप से ये जो सरकार जो लगातार कहती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आपकी पार्टी के जो पैसे के स्रोत हैं और आज की तारीख में चुनाव लड़ना
इतना एक्सपेंसिव अफेयर है भारत में। आप लोकसभा चुनाव तो भूल जाइए, जब मैं लोगों से बात करती हूँ, एक काउंसिल लेवल इलेक्शन, एक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उसमें जितने पैसे लोगों के जाते हैं, वो बंदा जब जीत कर आता है विधानसभा में या संसद में, तो वो लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट की फिर सोचता ही नहीं है। उसे तो लगता है कि फिर कैसे जो है ये पैसे तुरंत वापस से इसकी एक तरीके से रिटर्न्स लाई जा सके। तो ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को हम तब तक क्लियर आउट नहीं कर सकते हैं जिस तरह से हमारे द नंबर ऑफ क्रिमिनल्स इन पार्लियामेंट हैव रिजन, करप्शन केसेस के लोगों की राइज हुई है। आप लगातार अगर डेटास को देखें, वो CSDS की डेटा हो या दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहे हैं डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को लेकर, तो अब बस यही उम्मीद करती हूँ कि अब 31 तारीख को शुरू होकर मामला फिर ये ना हो कि लगातार जो है उसमें अडजर्नमेंट्स ही चल रहे हैं, तारीख पर तारीख ही तय की जा रही है, जो काफी सारे मामलों में देखने को मिल रहा है। बिकॉज मुझे लगता है कि आज द सुप्रीम कोर्ट, जहां से बहुत सारे बयान जरूर दिए जाते हैं इन लेक्चर्स, इन स्पीचेस, लेकिन जहां तक कोर्ट के अंदर हो रहे प्रोसीडिंग्स का सवाल है, वहां वो त्वरित एक्शन में, कार्रवाई में जो है वो ट्रांसलेट होता हुआ नजर नहीं आता। इसमें एक आंचल, आप इंडियन इलेक्शन को फॉलो करती हैं, इलेक्टोरल हाँ, बॉन्ड मैं जैसी? पहले करती थी जब इंडिया में थी पत्रकार तो करती थी। पर अब तो काफी समय हो गया, नहीं किया है। अब तो जब भी जो भी स्टोरी लिखनी होती है, अब देखिए बाहर जब आप चले जाते हैं तो फोकस वो थोड़ा वो हेलीकॉप्टर व्यू सा हो जाता है। तो यहाँ तो हर बार वो एक ही सी स्टोरी आ जाती है कि मोदी जी जीतने वाले हैं तो अच्छा। उस क्यों जीतेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, उसी पे फोकस ज्यादा रहता है। पर ये जो डिटेल्स हैं, जैसे स्मिता ने डिस्कस किया, उन पे यहाँ इतना फोकस नहीं हो पाता है। लेकिन जो जैसा उन्होंने कहा, ऐसी सिमिलर समस्याएं बाहर के देशों में भी हैं हाँ, कि बिल्कुल ठीक फंडिंग बात। कहाँ से आ रही है पॉलिटिकल पार्टीज की। तो आपको जो फंड कर रहा है आपकी कैंपेन, वो बाद में आपसे आपका चाहेगा कि वो आप उसका साथ दें। तो लॉबिंग इसी तरीके से बाहर के देशों में भी होती है। ठीक बात है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो किसी भी रिफॉर्म का मसला ये होता है कि उसमें आपने आगे कितने कदम गए हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई है वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मसले में कि पूरी तरह से ज़ीरो ट्रांसपेरेंसी है। और जो एक्सेस है, जो चंदा देने वाला है, जो लोग जो पार्टियों को चंदा दे रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उनकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एक बैंक को है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इन बॉन्ड्स को बेचता है, और वो सरकारी बैंक है। तो इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जानकारी सिर्फ एक व्यक्ति को होती है, जो कि सरकार है, जो सत्ता में है। तो एक तो ये कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड का विचार है कि सबको एक समान अवसर मिले लोकतंत्र में, खासकर चुनावों में, ताकि वो अपने एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक समान अवसर मिले, फिर वो लड़ें और लोगों के बीच अपनी विचार, अपनी बात रखें, और फिर जनता उनमें से चुने, तो उसको बहुत पीछे छोड़ देता है। और अगर हम आंकड़े देखें तो ये बात और साबित होती है बहुत मजबूती से कि कैसे 95% तक इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरफा बीजेपी को जाते रहे, और बाकी जो 5%, 6% इलेक्टोरल बॉन्ड बिकते हैं, उसमें देश की बाकी सारी पार्टियों को मिलते हैं। तो ये अपने आप में एक तरह की बहुत ज़बरदस्त डिस्पैरिटी है। वो ऐसी ही डिस्पैरिटी है जैसे हमारे कॉरपोरेट सेक्टर में आजकल दिख रहा है। पिछले 8-9 सालों में एक कॉरपोरेट हाउस अचानक से यहाँ से उठकर और दुनिया का तीसरे नंबर का आदमी बन जाता है। तो ये डिस्पैरिटी इतना जो तेज़ी से ये गैप बढ़ता है, इसकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, इसकी जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म होने चाहिए, वो जो इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। तो एक चीज़ और मैं स्मिता इसमें आपको क्लियर करना चाहूँगा, मैंने कहीं पढ़ा था लेकिन अभी मैं उसको खोज नहीं पा रहा हूँ। शायद इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम बाउंड मैनर में, एक फिक्स पीरियड में इसकी सुनवाई पूरी करने का निर्णय किया है, ऐसा शायद है। हाँ, वो क्या इस है मसले को जी, हाँ। 31 अक्टूबर को अगर सुनवाई पूरी नहीं होती है तो फिर 1 नवंबर तारीख तय की गई है कि 1 नवंबर को इस पर सुनवाई हो। अच्छा जी, ये मुझे सिर्फ एक जो लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूंगी इसमें अतुल, क्योंकि ये सवाल जो है ना, किसी भी लोकतंत्र में जब आप लोकतांत्रिक मूल्यों की और आप संस्थानों की बात करते हैं, उसमें पारदर्शिता, जवाबदेही होना बहुत जरूरी हो जाता है। और कल देखिए, इस सप्ताह हम लोगों ने जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, सूचना का अधिकार है, उसके 18 साल पूरे हुए हैं। और पिछले कुछ सालों में, खास करके 2015-16 के बाद से हमने देखा है कि कैसे खुद इस कानून को, जो लोगों के सशक्तिकरण के लिए लाया गया था, इसमें कितनी सारी अब खामियां आई हैं, कि कितने वीकेंड हुए हैं इंफॉर्मेशन कमीशंस भी। तो एक हर लेवल पर जब आप सूचना के अधिकार के साथ आप खिलवाड़ करते हैं, उस पर प्रहार करते हैं, वो भले ही RTI एक्ट हो या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो, कि कहीं किसी शेल कंपनी से पैसे तो नहीं आ रहे हैं, ये भी तो जानना जरूरी है कि ये पैसे आखिर आ कहां से रहे हैं, कहां से डाइवर्ट हो रहे हैं। ये
लोगों का, ये जनता का हक है एक लोकतंत्र में जानने का, और इसकी जानकारी मिलनी भी जरूर चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि मैं दुनिया का सबसे पुराना, सबसे बड़ा जो है, मैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी हूँ, तो ठीक बात है। आगे बाकी हेडलाइंस भी बिल्कुल। कर लेते हैं जल्दी से। तो अगली सुर्खी है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुब्रमण्यम स्वामी की आरटीआई याचिका पर चीनी घुसपैठ पर केंद्र से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने आरटीआई लगाई थी और जवाब मांगा था कि भारत का कितना जो कब्जा जो है चीन ने किया है, और उन्होंने दावा किया था कि लद्दाख की करीब 4000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन जो है वो चीन ने अपने हड़प ली है। ठीक बात। 5 राज्यों में 7 से 30 नवंबर तक मतदान होगा और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ठीक तो बात। मध्य प्रदेश में 17, राजस्थान में 25, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होगा, 17 और 7, मिजोरम में 7 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं बीते दिनों अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें अब तक 2400 लोगों की, उससे ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सप्ताह की गर्भ अवस्था को ख़त्म करने पर कहा है कि हम किसी बच्चे को नहीं मार सकते। अगली हमारी खबर है, पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ़ पाकिस्तान की मस्जिद में मारा गया। अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलीबारी की, जिसमें उनकी मौत हो गई। एनआईए ने 6 राज्यों में पीएफआई के खिलाफ छापेमारी की है, जिसमें यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में छापेमारी की गई। ये जो मसला आप कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि 26 महीने की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का ऑर्डर वो नहीं दे सकती, क्योंकि एक बच्चा है जिसके एक तरह से उसकी हत्या करने जैसा अपराध होगा। और दूसरा, लगे हाथ सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में हॉस्पिटल को और डॉक्टरों को भी काफ़ी लताड़ा है, और उनको इस बात के लिए कि आपने जिस तरह की समस्या है, जिस तरह की स्थिति थी, उसमें समय रहते और अर्जेंसी, जो सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है कि इस मामले को कितनी जल्दी निपटना चाहिए, इसके लिए कितनी जल्दबाजी करनी चाहिए, तो उन सब चीज़ों के लिए आगाह नहीं किया पेशेंट को, जिसकी वजह से ये स्थिति बनी। तो ये भी है, इस मामले में एक लार्जर फ्रेमवर्क और रूल्स और रेगुलेशन भी बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कैसे इस तरह के मामलों से निपटा जाए। एक और सुर्खी थी जो भी, भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान बांग्लादेश से पीछे चला गया और दुनिया के 125 देशों में 111वां स्थान मिला है। केंद्र सरकार ने रिपोर्ट को गलत बताया है। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, कहा कि ये गलत नीयत से जारी की गई और भारत को बदनाम करने की नीयत से जारी की गई रिपोर्ट है। ऐसा बहुत सारी और रिपोर्ट में भी भारत सरकार का यही रवैया रहा है। तो कुछ लेटर्स भी हैं लोगों के जो हम बाद में पढ़ेंगे। हम इज़राइल और फ़िलिस्तीन की बात करें उससे पहले थोड़ा सा बातचीत हम करेंगे जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है उसके बारे में। जैसा कि अभी अवधेश ने बताया कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होगा, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को होगा, और राजस्थान में 25 नवंबर को होगा, तेलंगाना में 29 या 30 को है, एक बार ये कंफर्म करने की ज़रूरत है, और 7 को ही होगा मिज़ोरम में। ठीक है, तो ये चुनाव 30 नवंबर है अतुल। 30 है, ओके, ठीक है। तो जो 5 राज्यों में एक दिलचस्प चीज़ हो रही है, ख़ासकर मध्य प्रदेश में कुछ चीज़ें हुई हैं हाल के दिनों में, और उस नज़रिए से जो राजनीति में एक उठापटक दिख रही है, ऐसा पिछले 9-10 सालों में लगभग बंद हो चुका था। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, वो हो रही है। उस पर थोड़ा सा मैं कमेंट एक आप लोगों का चाह रहा था कि एक हफ्ते पहले तक एक बहुत बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में ये सुर्खी या अफवाहें चल रही थी, अटकलबाजियां चल रही थी कि शायद शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको टिकट नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी, और तीसरी लिस्ट में जाकर उनका टिकट अनाउंसमेंट हुआ है। खैर, इस बीच में जो हुआ वो ज़्यादा दिलचस्प है, और शिवराज सिंह चौहान ने, उनको पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी नहीं घोषित किया है, और वो लगातार तमाम जनसभाओं में जाकर लोगों से ये अपील कर रहे थे, लोगों से ये डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो जनता कहती थी हाँ। फिर वो कहीं कहीं एक बड़ी बड़ी भावुक सी अपील कर देते थे कि मेरे चले जाने के बाद मैं बहुत याद आऊँगा, ऐसा भाई, ऐसा मामा नहीं मिलेगा। एक जनसभा में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं, और फिर नेक्स्ट वाला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग था कि प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए।
तो एक तरह का प्रेशर टैक्टिक्स अभी तक क्या था, जब से मोदी और शाह की भाजपा जो हमारे सामने आई, जो बहुत ताकतवर बन के, उसमें स्टेट से इस तरह का चैलेंज किसी ने देना, किसी से उम्मीद नहीं की जाती थी कि कोई देगा। पहली बार शिवराज सिंह चौहान, और शिवराज सिंह चौहान की पॉलिटिक्स अगर देखें तो बड़ी दिलचस्प पॉलिटिक्स है। उन्होंने नरेंद्र मोदी से बड़ी लाइन खींची है भारतीय जनता पार्टी में। 4 बार के मुख्यमंत्री हैं वो, 4 इलेक्शन लगातार उनके नेतृत्व में, एक नहीं लेकिन 3 तो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीती है, और 20 साल के करीब, बीच में 11, 15, 16 महीने छोड़ दिए जाए तो लगातार उन्होंने वो मुख्यमंत्री रहे हैं। जबकि अगर नरेंद्र मोदी को देखा जाए तो वो 12 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद सीधे 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद सीधे प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल हो गए। तो एक किस्म का जो अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो टकराव या खींचतान है वो पहली बार सतह पर आती दिखी। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से मध्य प्रदेश में, और कमोबेश यही स्थिति वसुंधरा राजे के नज़रिए से राजस्थान में हो गई है, जिसको हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया है। कांग्रेस जिन दिक्कतों से जूझती थी, जिसको हम फैक्शनलिज्म कहते थे, ग्रुपिज्म और अलग अलग गुट बने हुए थे, लड़ाइयाँ चलती थी उनकी, और वो एक दूसरे को हराने का काम करते थे, वो चीज़ आज भारतीय जनता पार्टी की स्टेट यूनिट्स में रैम्पेंट दिख रही है, और चुनाव लड़ा जा रहा है नरेंद्र मोदी के एक चेहरे पर। स्मिता, आपका और अचल, आप लोगों की पहली टिप्पणी इस पर। देखिए, ये जो फैक्शनलिज्म की हम जो बात कर रहे हैं, इसकी झलकियां तो कर्नाटक चुनावों में भी बड़ी साफ नजर आई थी, और कर्नाटक में भी ये बड़ी वजह रही थी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के अलावा और स्विंग फैक्टर के अलावा, क्योंकि आपस में जिस तरह से धड़े लड़ रहे थे, आमने सामने थे। शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, देखिए, एक तो यहाँ पर साम दाम दंड भेद सब देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में, और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि दरअसल वो कांग्रेस जिन नीतियों के बारे में चर्चा कर रही थी कि ये हम प्रॉमिसेस डालेंगे, वो स्टेज पर जाकर उसकी घोषणा कर देते हैं, क्योंकि वो सरकार में है कि मैं इसको रोल आउट कर रहा हूँ। ऐसी कुछ स्कीमें हो गई हैं औरतों को पैसे रिलेटेड वगैरह जो हमने देखा है। तो एक डेस्परेशन है, एक लंबे समय से पावर में है, डेस्परेशन इस बात को भी लेकर होगा कि कल को अगर सत्ता से बाहर जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि आज जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से तमाम जहां जहां पर जो भी दूसरे विपक्षी दल हैं या जिन राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं, उनके पीछे एजेंसियों को जिस तरीके से अनलीश किया गया है, वो आईटी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, उनमें से कुछ केसेस हो सकता है जस्टिफाइड हो, लेकिन अभी जो एक लार्जर की एक इमेज बनी हुई है कि संघीय ढांचे पर प्रहार किया जा रहा है लगातार इन संस्थानों के जरिए, तो ये तो जब आप एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहते हैं किसी एक प्रदेश का, और जहां पर व्यापम जैसे बड़े बड़े स्कैम्स हुए हो, वहां पर एक तो वो डेस्परेशन भी होगा कि कल को अगर मैं सत्ता से बाहर जाता हूं तो फिर मेरा हश्र क्या होगा, हमारे साथ किस तरह की जांच पड़ताल होंगी, ये चिंताएं बनी रहेंगी। लेकिन ये समहाउ स्टाइल बीजेपी का बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला है कि जो कम से कम दिग्गज नेता हैं उनको आप चुनाव के पहले टिकट काट रहे हो, और जिस बात को लेकर खास करके अगर स्पेकुलेशंस चले प्रेस में, तो वो बात तो कतई नहीं होता। वो आप भले ही जो आप मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ आप तमाम प्रोटेस्ट देख लें, बीजेपी की तरफ से उनके खिलाफ कभी कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि मुझे लगता है वो स्टाइल नहीं है मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह का कि वो एज अ विंडिकेशन नजर आएगा जो लोग असल में चाह रहे हैं कि ये हेड्स रोल हो। तो मध्य प्रदेश की स्थिति मुश्किल बनी हुई है यहाँ पर, और उस ऊपर से देखिए आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी अपनी जो जो भी सपने थे, एस्पिरेशंस थे, उसको कोई हवा मिल नहीं रही है राज्य के अंदर में। वही वहाँ पर भी वो अलग एक जो है, मुझे लग रहा है एक अलग वो सल्किंग भले ही अभी सरफेस पर पूरी खुलकर ना दिखे, लेकिन एक अंदर ही अंदर एक सुगबुगाहट जरूर है। तो और कांग्रेस की तरफ से भी अब ये श्राद्ध का पीरियड खत्म होगा, तब ये लोग अपने टिकट्स वगैरह अनाउंस करना शुरू करेंगे, लेकिन स्थिति तो गड़बड़ है शिवराज सिंह चौहान के लिए। ये कतई आसान स्थिति नहीं है इस वक्त मध्य प्रदेश में। यही बात राजस्थान में कांग्रेस के लिए भी कही जा सकती है, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जिस तरह की खींचतान और मची हुई थी और जो लड़ाइयाँ थी एक समय पे, अभी लग रहा है कि शायद दोनों के बीच में पार्टी समझौता करवाने में सफल रही है या ऐसा कुछ, लेकिन वो लड़ाई भी सरफेस पर आ सकती है और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, ये भी कहा जा रहा है इनके बारे में। लेकिन एक चीज़ जो आप बता रही थी स्मिता, बड़ा दिलचस्प है कि किस तरह से और ये मेरी एक नेता, कांग्रेस के नेता हैं मध्य प्रदेश के, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये लोग जो कांग्रेस पार्टी जिन नीतियों की घोषणा या अनाउंसमेंट कर रही थी, शिवराज सिंह चौहान उससे मिलती जुलती कोई नीति को सीधे लागू करने की घोषणा करते, क्योंकि तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ था, तो वो लागू कर दे रहे थे। इस चक्कर में पिछले करीब 30 दिनों में, 22-23 दिनों में
कांग्रेस पार्टी ने कोई घोषणा ही नहीं की जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आ गया। उन लोगों ने स्ट्रेटेजिकली इसे दूरी बनाई कि ये हवा निकाली जा रही है हर तू उनकी डाल इसकी। डाल में हाँ, पात पात वाला मामला चल रहा है यहाँ पर बड़ी कॉपी लेकिन राजस्थान में ना मुझे एक डिफरेंस नजर आ रहा है अतुल। हालांकि वहां पर बहुत सारे लोग वसुंधरा राजे सिंधिया की बात कर रहे हैं कि वो शायद नाराज हैं। प्रबल चेहरे के तौर पर मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ उनका कहना है कि आप दरअसल उसमें शेखावत को देखेंगे वसुंधरा राजे सिंधिया की जगह, अगर वहां पर बीजेपी की सत्ता बनने में कामयाबी होती है। लेकिन अशोक गहलोत ने ना वहां जिस तरीके से एक स्लू ऑफ वेलफेयर स्कीम्स की घोषणाएं की हैं, वो उन स्कीम्स का अच्छा असर देखने को मिला है। वो और उन स्कीम्स का जनता के साथ कनेक्ट भी रहा है। मुझे सचिन पायलट के साथ चाहे जितनी भी लड़ाइयां चल रही हों, गहलोत इज अ क्राफ्टी पॉलिटिशियन। हाँ, गहलोत गहलोत की एक अलग वेट है और वो इस खेल को खेलना जानते हैं। तो राजस्थान में हालांकि आमतौर पर देखने को मिलता है कि जिस तरह से सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन इस बार का खेल अगर कांग्रेस के ये जो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह हैं, क्योंकि उनके लिए वहां पर ज्यादा बड़ी दिक्कत बीजेपी ने जिसको चुनौतीपूर्ण जो मुद्दा बनाया है चुनौती के लिए, वो है दलित की सिक्योरिटी का मामला, कि दलित के साथ आप क्या व्यवहार कर रहे हैं, जो आमतौर पर यूपी मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जो है कांग्रेस उनके खिलाफ लगाती ये है। बात ठीक तो बात। यहाँ पे मामला जो है वो काफी पेचीदा लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि उसमें गहलोत को सचिन पायलट उतनी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं जितना कि बाहर से लग रहा है। एक और अपडेट कर दूं, फिर आंचल से जानकारी लेंगे इस मामले पर, उनकी टिप्पणी, उनका कमेंट लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी स्ट्रेटजी जो अपनी बदली, उसमें एक ये भी नई रणनीति के तौर पर दिख रहा है कि उन्होंने अपने बहुत सारे एमपीज को, सांसदों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया है। उसमें कई सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं जिनको विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। तो एक अलग किस्म की रणनीति है। आप इसको डेस्परेशन कहें, आप इनको चिंता कहें, अंदर एक बेचैनी कहें, या फिर आप ये कहें कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़बरदस्त है मध्य प्रदेश में। लेकिन यही रणनीति यहाँ राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है। तो ये एक सिम्टम कहें या सिग्नल कहें कि जो इशारा दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्ट जोन में नहीं है। आंचल, अब देखिए, अगेन थोड़ा दूर से देख रही हूँ मैं आपके बहुत डिटेल पॉलिटिक्स जो आप बातें कर रहे हैं, लेकिन फैक्शनलिज्म तो पॉलिटिक्स की रियलिटी है और पॉलिटिकल पार्टीज में हर जगह होता है और अच्छी बात भी है। डिसएग्रीमेंट तो होना चाहिए। डिसएग्रीमेंट एम्बिशन के लिए भी होता है। जो स्मिता जैसे उन्होंने कहा, आपने कहा, वो एम्बिशियस है, बाकी लीडर्स तो लड़ रहे हैं आगे आने के लिए, लेकिन नीति के ऊपर भी डिसएग्रीमेंट होता है, ये तो अच्छी चीज है। लेकिन आई थिंक प्रॉब्लम ये है, और यही प्रॉब्लम कांग्रेस में थी, यही बीजेपी में भी है, कि ये थोड़ा कल्ट सिस्टम है। ये ना डेमोक्रेसी थोड़ा फंक्शनल, पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं है। ये पार्टीज डेमोक्रेटिक नहीं है। ये एक तरीके जैसे एक नेता को कैरिज्मेटिक तो होना चाहिए, लेकिन क्या उसे इतना बड़ा उसका खुद का ही रूप हो कि जो वो कह रहा है वही होगा अंत में। तो आई थिंक that is what would concern me when I hear both of you talk. I think it's more of a कि अगर ये आपस में लड़ रहे हैं, डिसएग्रीमेंट तो होगा ही, लेकिन अंत में अगर if they can discuss and come up with better solutions, better policies, then that's what I would like. But I don't think that's happening currently in India. वो कांग्रेस के टाइम में फिर भी, क्योंकि इतना फैक्शनलिज्म था, एक कुछ एनजीओस का भी रोल था, कुछ छोटी पार्टीज का भी रोल था, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का भी रोल, उन पार्टीज का भी रोल था, तो ज्यादा डिस्कशन थी। अब डिस्कशन कम है उसका। आई थिंक दैट्स हाउ आई सी इट फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक बात है। अवधेश, आपको इसमें कुछ जोड़ना है? इसके बाद हम इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर आएंगे, ये जो पूरा 5 राज्यों के चुनाव से। अब यही कहूँगा कि बहुत कशमकश वाली स्थिति है, जैसे टिकटों को लेके अभी भी कई बार खींचतान चल रही है, इनकी विवाद बाहर आ रहे हैं और हर कोई अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगा हुआ है। ठीक बात है। तो तेलंगाना मुझे लगता है ज्यादा दिलचस्प रहेगा देखने के लिए अतुल, क्योंकि तेलंगाना में जिस तरीके से जो अभी प्रेडिक्शंस आ रही हैं वो हंग असेंबली की ओर पॉइंट आउट कर रही हैं कि वहां बीआरएस और कांग्रेस के बीच की ये जो लड़ाई है वो क्या रुख लेती है। और आंध्र प्रदेश में क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके से गिरफ्तार किए गए हैं,
माना जा रहा है कि वहां की सरकार जो है उनके खिलाफ वाईएस राजशेखर वो जिस तरीके से ये एक वेंडेटा पॉलिटिक्स है या इसमें सच्चाई है, उसमें भी काफी सारी सीट्स ऐसी तेलंगाना में भी रहेंगी जो इससे इन्फ्लुएंस होंगी। तो क्योंकि सदर्न स्टेट्स में बीजेपी की प्रेजेंस आज की तारीख में निल हो चुकी है, उसमें कांग्रेस कितना अपना पैठ इस वक्त बढ़ा सकती है, ये कांग्रेस के लिए भी जरूरी होगा लोकसभा चुनावों के पहले। और मिजोरम पे भी नज़र रहेगी, क्योंकि मणिपुर में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हुआ है बीते कुछ दिनों में, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, उस पे उसका किस तरह से असर होता है। और बॉर्डर स्टेट है, म्यांमार से जुड़ी हुई उसकी सीमा है, तो उसको लेकर भी लोगों की एक दिलचस्पी है कि म्यांमार में मिजोरम में किस तरह का रिजल्ट आता है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम वीडियो का हिस्सा पॉडकास्ट का यहीं पर रोकेंगे। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, वहाँ पर आप इस पूरे पॉडकास्ट को कंटिन्यू सुन सकते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन पर बातचीत करने के लिए आप हमारे पॉडकास्ट पे आइए। धन्यवाद।